तो आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज की विषय वस्तु है कि प्रथम भाव का फलादेश कैसे करें। सूत्र यह है कि यदि लग्नेश एवं पंचमेश की युति लग्न भाव में बने या चौथे भाव में बने या 10वें भाव में बने, बहुत अच्छा फल देता है। उससे भी अच्छा फल यदि लग्नेश एवं भाग्येश की युति लग्न में हो, चौथे भाव में हो या 10वें भाव में हो, तो उससे भी अच्छा फल देता है। अगर लग्नेश, पंचमेश एवं नवमेश इन तीनों की युति यदि लग्न भाव में, चौथे भाव में या 10वें भाव में बनता है तो यह सर्वोत्तम योग होता है। हमने यह कहा है पूर्व की कक्षाओं में या पूर्व के समयों में कि चौथे भाव से उत्तम भाव 5वां भाव होता है, 10वें भाव से भी उत्तम भाव 9वां भाव होता है। तो पंचम भाव एवं नवम भाव में यदि युति बनती है तो ज्यादा लाभकारी क्यों नहीं होती, जबकि लग्न में या चौथे भाव में या 10वें भाव में युति बनती है तो यह प्रबल राजयोग देता है। हमने लग्न भाव को आधार मानकर इस सूत्र को बतलाया। यह सूत्र हमारे गुरुजनों के द्वारा बतलाया गया है और यह सूत्र कुंडली के सभी भावों पर लागू होता है। यह सूत्र कुंडली के सभी भावों पर लागू होता है। सभी भावों पर लागू होता है। तो जब तक यह हम नहीं समझ पाएंगे या हम सभी नहीं समझ पाएंगे कि पंचम भाव से उत्तम चौथा भाव ही क्यों, नवम भाव से उत्तम या त्रिकोण भाव से उत्तम केंद्र भाव कैसे हो गया, तो उत्तर यह होगा कि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तभी उसको समृद्धि मिलती है। यानी कि अपने ज्ञान नॉलेज को जब प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं, जो कार्य रूपी प्रदर्शित करता है, जो 10वां भाव। चौथा भाव काम करने में मन लगना चाहिए, यानी कि मन भाव या कार्य भाव। अब यहां तो पंचम भाव में हुआ था, बुद्धि भाव हो गया। बुद्धि अगर कितना भी अच्छा हो लेकिन मन स्थिर न हो तो क्या व्यक्ति से काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भाग्य भाव कितना ही प्रबल क्यों न हो, लेकिन कर्म भाव अच्छा न हो तो व्यक्ति क्या काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भाग्य का मतलब यह है कि सड़क के किनारे पड़े हुए रद्दी का कागज। कर्म भाव पतंग, कर्म भाव पतंग समझे, कर्म भाव को पतंग समझे और भाग्य भाव को सड़क के किनारे पड़े हुए कागज। जब सड़क के किनारे कागज पड़ा हुआ रहता है, उसके भाग्य से कभी जदा कदा आंधी चलती है तो वह कागज का जो टुकड़ा है वह उड़ करके कोसों दूर चला जाता है, कोसों दूर चला जाता है। तो वह आंधी के सहारे जाता है, यह उसका भाग्य हुआ, उसमें काबिलियत नहीं है। लेकिन पतंग क्या है? कर्म है, हमारा मन है। अगर मन कर्म दोनों ठीक है तो हमारे लिए वह क्या हो गया? पतंग के समान हो गया। जितना हमारा अपना मन होगा या मन लगेगा या काम हम जितना करेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से व्यक्तियों के मन बुद्धि तो काफी है लेकिन मन के अस्थिरता के कारण उसके कार्य अच्छे नहीं होते, उसके जीवन में उतनी उन्नति नहीं दिखती। क्या यह बातें स्पष्ट है या नहीं है? जी है गुरुदेव। तो 9वां भाव से ज्यादा उत्तम 10वां एवं चौथा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया गुरुदेव, हो गया। हम सब, हालांकि ये भी उत्तम भाव है। अगर लग्नेश पंचमेश की युति पंचम भाव में हो जाए या 10वें 9वें भाव में हो जाए, यह भी उत्तम राजयोग है। लेकिन इससे भी उत्तम राजयोग यदि चौथे या 10वें भाव में होता है। अब इन सूत्रों को हम लोग दूसरे भाव पर कैसे लगा लें? तो जिस भाव का, अब किसी भी भाव को आधार मान ले कि पंचम भाव का ही फलादेश करना हो, तो पंचम भाव का पंचमेश एवं पंचम से पंचम नवमेश, यानी कि पंचमेश एवं नवमेश की युति चौथे भाव में हो जाए, यानी कि पंचम से चौथा 8वें भाव में हो जाए तो, या पंचम का 10वां दूसरे भाव में हो जाए तो व्यक्ति इतना प्रकांड विद्वान हो जाएगा जिसका कोई सीमा ही नहीं। क्योंकि
यह जो पंचम से जो चौथा भाव है, भले यह कुंडली का 8वां भाव है, आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के कुंडली के 8वें भाव में अधिक ग्रह होते हैं वे काफी बुद्धिमान होते हैं, काफी बुद्धिमान होते। बुद्धिमान होता। और उनके कार्य शैली इतने अच्छे होते हैं कि वह सफलता की कई सीढ़ियां पार कर जाते हैं। साधारणतया बड़े सफल लोग होते हैं। तो बुद्धि अधिक हो गया, क्योंकि 8वां भाव जो है यह बुद्धि की परिसीमा भाव है। अब तीसरे भाव की ही बात की जाए तो अगर तीसरे भाव का फलादेश करना है तो यह हमारा संचार है, हमारा स्किल पावर है, और इसका पंचमेश 7वां भाव हुआ जो हमारा सहयोगी है। दोनों अगर चौथे भाव में बैठ जाता है, यानी कि तीसरे भाव का फलादेश करेंगे तो तीसरे से चौथे बैठ जाए तो क्या होगा? छठा भाव खराब है, परंतु सहयोगी अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू काम। अगर हम विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे सहयोगी कौन हो जाएंगे? हमारे क्लासमेट, सहपाठी। अकॉर्डिंग टू एज हमारे सहयोगी कौन है? 7वां भाव जीवन में सदैव सहयोगी का काम करता है, चाहे बचपना हो चाहे कुछ भी हो। तो जो हमारे सहयोगी होते हैं, अगर सहयोगी और हम दोनों ही कहाँ चले आए? छठे भाव में चले आए। छठा भाव खराब है, परंतु प्रतिस्पर्धा की भावना भी अच्छी हो जाएगी, और साथ में प्रतिस्पर्धा एवं सहयोगी दोनों मिल गया, कहाँ चला आया? कंपटीशन भाव में। उत्तम हो गया कि खराब हुआ? उत्तम हो गई। उत्तम हो गया। हाँ, अब यह 7वें भाव के लिए अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा, यह अलग बात है। लग्न के लिए अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा, अलग बात है। अब इसी का जो 9वां भाव है, तीसरे भाव का 9वां भाव 11वां भाव, अगर तृतीयेश एवं एकादशेश दोनों की युति हो जाए और छठे भाव में हो जाए, या तीसरे का 10वां 12वां भाव होता है, यहां भी हो जाए, तो भी उत्तम योग। किस चीज के लिए है? किस चीज के लिए उत्तम योग हो जाएगा? तो तीसरे भाव के लिए हो जाएगा। ये नहीं कि वह लग्न के लिए फल देगा, नहीं, तीसरे भाव के लिए, पराक्रम ऊर्जा उत्साह के लिए देगा, क्योंकि इसका भाग्य भी यही है। तो अब यहाँ जो है, यह तीसरा भाव जो हमारा स्किल है, और यह क्या है? हमारी इच्छा है। तो हमारी स्किल और हमारी इच्छा दोनों की युति हो गई, और स्किल के कर्म भूमि में हो गया 10वां भाव। हम अपने स्किल का उपयोग कहाँ करते हैं? अपने स्वजनों के पास में करते हैं तो कुछ लाभ होता है? नहीं, जी नहीं। कार्य क्षेत्र में पढ़ना। तो जब कार्य क्षेत्र में हम जाते हैं, तो जब पहला बार जाते हैं तो वहां तो हमारे सभी अपरिचित ही रहते हैं ना जी। आज जब हम अपनी इच्छा और स्किल दोनों का समायोजन कर हम वहां उपयोग करते हैं, फिर क्या होता है? हमारी प्रखरता निखरती है कि नहीं निखरती है? निखरती। जी। तो फिर उससे कुछ लाभ होता है कि नहीं होता है? जी लाभ होता है, लाभ होता है। तो अब हर भाव के लिए अलग अलग फलादेश किए जाते हैं। चलिए, अगर लग्नेश, सब चलिए दूसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। यदि लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, अब इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश लग्न में है, लेकिन यदि लग्नेश तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, 10वें भाव में हो, या 11वें भाव में हो,
क्या यहाँ पे जितने सदस्य उपस्थित हैं किसी का लग्नेश तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में है? जी गुरु जी, 11वें भाव। 11 हमारे भी परिचित में है, तीसरे भाव में। अच्छा, यदि तीसरे भाव, एक आदमी का तीसरे भाव हुआ, एक आदमी का छठे भाव हुआ, ठीक। चलिए, तो जिनका 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 लग्नेश तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें या 11वें में है, उनके देवगुरु बृहस्पति किस भाव में? कोई एक व्यक्ति बोले। लग्नेश के साथ 11वें भाव में। गुरुजी मेरे 8वें भाव में। रुकिए, हमने लग्नेश को नहीं पूछा, हमने लग्नेश को नहीं पूछा कि कहाँ है, हमने लग्नेश को पूछा कि हाँ भाई इन भावों में है, तो जवाब दे दिया आपने कि इन भाव में हो गया। अब वह किसके साथ में है उससे जरूरत नहीं। अब 11वें भाव में चंद्रमा कहाँ है? चौथा। हाँ जी, चतुर्थ भाव। यह सूत्र आप पर नहीं लगा। अच्छा, अब दूसरा क्यों नहीं लगा हम बाद में चर्चा करेंगे। अब दूसरा कोई व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि हमारे तीसरे भाव में है, उनके देव कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? 8वें भाव में गुरुजी। देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में। चंद्रमा कहाँ है? चौथे भाव में। नवम पंचम का योग बना। चलो, यदि लग्नेश, अब सूत्र सुने, यदि लग्नेश तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में हो, यदि लग्नेश तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में हो, और कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा खडाष्टक योग में न हो। अब यहाँ जो एक व्यक्ति ने कहा तीसरे भाव में, तो ठीक है, गुरु और चंद्रमा नवम पंचम है, खडाष्टक योग नहीं है। ऐसा व्यक्ति बड़ा आत्मबली होता है, साहसी होता है, एवं किसी भी कार्य से पीछे कदम नहीं हटाता। वह दूसरे को आत्मबल देने का काम करता है और स्वयं तो आत्मबली होता है। लेकिन यदि लग्नेश तीसरे, छठे, 10वें या 11वें में होते हैं और कुंडली में खडाष्टक, कुंडली में अगर सकट योग बना हुआ हो, यानी कि देवगुरु बृहस्पति एवं चंद्रमा खडाष्टक योग में हो, तो यह योग आत्मबली नहीं बनाता। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो फलादेश में उपयोगी नहीं होते, परंतु कुंडली को देखते ही हम यदि बोलते हैं सामने वाले को कि आप में यह गुण पाए जाते हैं, आप में यह गुण है, तो व्यक्ति स्वीकार करता है कि हाँ यह तो है। तो वह सामने वाला आपको क्या कहता है कि हाँ, सीधे कुंडली देखते इन्होंने यह बात बोल दिया, ये तो हम है, बड़े बुद्धिमान है, बहुत कुछ जानते हैं। आप पर वह विश्वास करता है। तो जितना ही विश्वास आप पर करता है, आपके बतलाए गए फलादेश पर वह विश्वास करता है, आपके द्वारा बतलाए गए उपायों पर भी वह विश्वास करता है। और जब उपाय पर विश्वास करता है तो बड़े अंतर मन से उपाय भी करता है, और वह उपाय फलित भी होता है। हम लोग फलादेश तो सीखते हैं, ठीक है, हम लोगों को यह भी सीखना चाहिए कि हम किस प्रकार का बात बोले कि सामने वाला हम पर विश्वास करे। और सामने वाला जितना आप पर विश्वास करेगा, उतना ही आपके बतलाए गए उपायों पर उतने विश्वास से अमल करेगा। और जब विश्वास से अमल करेगा तो उसको लाभ भी होगा, क्योंकि यह विद्या देव विद्या है, यह विश्वास की विद्या है। यदि विश्वास आप पर कम हो गया सामने वाले का, तो आप चाहे बढ़िया से बढ़िया उपाय बतला दीजिएगा, वह बढ़िया से उपाय अंतर मन से करेगा नहीं, फिर उसको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ ज्ञान हम सबों को कुंडली के फलादेश करने के लिए सीखना चाहिए, एवं कुछ ज्ञान सामने वाले के भरोसे, सामने वाले का भरोसा हम पर हो, इसके लिए भी सीखना चाहिए। अच्छा, अभी जो हमने यह सूत्र बोला कि हाँ आत्मबली, तो जिसके तीसरे भाव में लग्नेश है, आप जी गुरुजी लगता है। चलिए, अब आत्मबल उतना आपको नहीं होता होगा यदि विषम, इनको मैं कह रहा हूँ सुयोग जी को, कि यदि अगर वैसी कोई विषम परिस्थितियां आती है तो आप अंदर से डर जाते हैं। जी गुरु जी। डर जाते हैं कि नहीं डर जाते हैं? जी गुरु जी। जी, डर लगता है। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं फलादेश के
कि हमने भी पुस्तक में नहीं पढ़े, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव में दाढ़ी बाल पक गए, बचपना से तो यही चल रहा है, असंख्य गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त किए, तो जब पढ़ने पढ़ाने लगते हैं या चर्चाएं चलने लगती है तो वही पुरानी बातें याद आ जाती है कि कभी खलिहान में बैठे हुए हैं, कभी पेड़ के छांव में बैठे हुए हैं, हमारे गुरुजनों ने यह बात हमें बतलाया है, एकाएक ध्यान में आता चला जाता है, वही बातें हम कहते करते चले जाते हैं। यदि लग्न पर, अब चलते हैं दूसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। यदि लग्न पर किसी भी पापग्रह की दृष्टि हो, यदि लग्न पर किसी भी पापग्रह की दृष्टि हो, क्या इस लग्न में किसी भी पापग्रह की दृष्टि है? यदि लग्न पर पापग्रह की दृष्टि हो, चलिए यहाँ पर नहीं है तो हम यहीं पे शनि को लिख लेते हैं, शनिदेव हो गए, इनकी दृष्टि पड़ गई। यदि लग्न पर पापग्रह की दृष्टि हो, गुरुजी केतु देव की भी है। केतु की दृष्टि है, और केतु अष्टमेश के साथ में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, तो देवगुरु बृहस्पति खष्टेश भी है, यानी कि यह राशि उतनी उत्तम नहीं हुई। जिस ग्रह के साथ में है केतु देव, वह शनि के साथ में है, शनि अष्टमेश भी है, शनि अष्टमेश भी है। इसलिए केतु देव यहाँ थोड़े खराब हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरुजी। लग्न का मान 19 है, केतु का अंशात्मक मान 25 है, यानी कि 5-6 अंशों का ही तो अंतर है, 5-6 अंशों का ही तो अंतर है। इसलिए केतु की दृष्टियां प्रभावित तो हो ही गई, केतु की दृष्टियां प्रभावित हो गई, प्रभावी हो गई। तो लग्न पाप प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर शनि के द्वारा भी दृष्टि अगर कर दिया जाए, अगर सीखने के लिए तो हम लोग कुछ भी लिख के सीख लेंगे, तो अगर शनि से भी दृष्टि है तो शनि से भी यह चंद्रमा खराब हो। तो यदि लग्न खराब हो या लग्न पाप पीड़ित हो, पापग्रह से पीड़ित हो, एक बात, या दूसरा चंद्रमा का जन्म नक्षत्र अलग होता है, जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं, इतना तो आप सबों को ज्ञात है। जी गुरुजी। लग्न नक्षत्र अलग होता है, लग्न नक्षत्र अलग होता है। अलग होता है। आप लोग जब कुंडली जनरेट करते हैं तो वहां पे स्पष्ट लिखा गया होता है, स्पष्ट लिखा गया होता है कि लग्न नक्षत्र कौन है। यदि अभी की बात की जाए, लग्न का अंशात्मक मान 19 है, तो लग्न नक्षत्र क्या हुआ? आश्लेषा। आश्लेषा पहल प्रथम से कर्क राशि का है, 19 अंश का है, तो अश्लेषा हो गया। चंद्रमा भी वही है, क्योंकि कर्क राशि में पुनर्वसु का एक चरण होता है, फिर कर्क राशि का दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण एवं पांचवा चरण, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चरण जो होता है वह पुख्य नक्षत्र का होता है। तो पांचवा चरण मतलब 16-40 तक, फिर उसके बाद में अश्लेषा नक्षत्र हो गया। यहाँ पर चंद्रमा भी अश्लेषा नक्षत्र में भी है और लग्न भी अश्लेषा नक्षत्र में है। अगर यही चंद्रमा का अंशात्मक मान नहीं, हाँ नहीं, चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में नहीं है ना, चंद्रमा का तो अंशात्मक मान 15 ही है। पुष्य नक्षत्र
तो चंद्रमा पुष्य। पुष्य नक्षत्र में हो गया। चंद्रमा किस नक्षत्र में हुआ? पुष्य पुष्य नक्षत्र। हाँ, इस प्रकार का अगर प्रत्युत्तर मिलता रहे तो क्लास में मजा ही आ जाएगा। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है। और लग्न का नक्षत्र क्या हो गया? आश्लेषा। अश्लेषा हो गया। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुधदेव होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव होते हैं। अब यहां पर सूत्र हम लोग समझें कि यदि लग्न पाप पर भावित हो और लग्न का नक्षत्र आद्रा, लग्न का नक्षत्र आद्रा, आर्द्रा। स्वाति, शतभिषा, इन तीनों में से कोई भी हो तो जब भी स्वास्थ्य हानि हो व्यक्ति को सदैव सचेत रहना चाहिए, ऐसा सुझाव हम सबों को देना चाहिए। राहु के नक्षत्र है इसके। हाँ जी, लग्न पीड़ित भी हो और लग्न राहु के नक्षत्र में हो तो क्या सुझाव देना चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। और दो चीज से सावधान रहना चाहिए। दो चीज से सावधान रहना चाहिए। विषैले कीट पतंगों से, विषैले कीट पतंगों से एवं बिजली से, क्योंकि राहु बिजली भी है जी गुरु। और राहु विषैला जीव जंतु भी है। अब बातें स्पष्ट हुई, आगे बढ़ा जाए। जी गुरुदेव। व्यक्ति को निरोगी जीवन के लिए व्यक्ति के निरोगी जीवन के लिए और हर प्रकार के सुख सुविधाओं के लिए लग्नेश को देखें कि आपके किस राशि में है। यहाँ तो लग्नेश अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। सभी के कुंडली में लग्नेश अपनी राशि में नहीं होते। जी सभी के लग्नेश के अपनी राशि में होते हैं? नहीं होते। जी नहीं। जी नहीं गुरु जी, नहीं होता। आप लोगों में से कोई आदमी बोले कि आपका लग्नेश, लग्न की राशि कौन है और लग्नेश किसी राशि दूसरे राशि में बैठा हुआ उस राशि को बोले। वृश्चिक लग्नेश आचार्य जी और मंगल धनु में बैठे हैं द्वितीय भाव में। भाव कोई भी हो, अगर वृश्चिक लग्न है और मंगल देव धनु राशि में बैठ गए, यहाँ बैठ गए धनु राशि में लग्नेश, ये हो गया मंगल। अब गुरु को देखें, क्या गुरु आपके कुंडली में बलवान है? गुरु आचार्य जी वैसे देखे तो केंद्र में चतुर्थ में बैठे हैं, बलवान नहीं है बस। अगर देव गुरु बृहस्पति आपके कुंडली में बलवान नहीं है, हालांकि महिलाओं के लिए देव गुरु बृहस्पति अपने आप बलवान रहते हैं, अधिकांशतः महिलाओं के जी अधिकांशतः महिलाओं के देव गुरु बृहस्पति बलवान रहते हैं और अधिकांशतः पुरुषों के शुक्रदेव खराब रहते हैं। अच्छा, खराब है। इसके कुछ अन्य कारण हैं। सूत्र यह कहता है कि आपके लग्नेश जिस राशि में बैठे हुए हैं, आपके लग्नेश जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि का स्वामी यदि बलवान है तो आपके जीवन में छोटी मोटी समस्याएं उतनी नहीं आती। छोटी मोटी, हाँ जी, ये तो आचार्य जी होता है मेरे साथ, छोटी मोटी कुछ नहीं आता।
तो देवगुरु बृहस्पति आपके कमजोर हैं, हाँ जी। बलवान करें। और देवगुरु बृहस्पति का महिलाओं के लिए बलवान करना है, अगर खास करके बीमारी वाली बात न हो तो अपने कर्तव्यों के सहारे बलवान करने का प्रयास करना चाहिए। जी। देवगुरु बृहस्पति को कैसे बलवान किया जाए, साधारण सा नियम है कि जो हमारा हित चाहता है, हमारा भला चाहता है, अगर वह मुझे कुछ भी सुझाव देता है तो उसके सुझाव को बड़े ध्यान से सुने, आदर से सुने और उस पर अमल करने का प्रयास करें और उसको भी चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़े। उनकी बातों को नजरअंदाज ना करें, उनकी बातों को ठुकराए नहीं। जी। भले ही उनकी बात न मानने वाली हो, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो हमारी विषय वस्तु को समझ नहीं पाते, वे अपने हिसाब से अपना सलाह देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी ही सलाह पर हम अमल करते हैं तो वह काम नुकसान होता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती है, तो उस परिस्थिति में भी उनको इग्नोर ना करें, उनकी बात बड़े ध्यान से सुने। जी। और एक दो बार सोचें, एक तो यह हो गया। और भी गुरु के मजबूत करने के ढेर सारे उपाय हैं। बड़े गुरु को बड़ा भाई कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं, मन में सात्विकता की भावना रखे, धार्मिक विचारधारा रखे। देवगुरु बृहस्पति धन के भी कारक हैं। धन के कारक किसी दूसरे ग्रह को बतलाया गया है कि केवल देवगुरु बृहस्पति को? देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति धन को अनावश्यक जगह, ऐसे जगह जहां पे खर्च न करने से काम चल रहा हो, वैसे जगह पर यदि आप नहीं खर्च करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भी देवगुरु बृहस्पति को अच्छा किया जाता है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके खराब हैं तो आप अपने कमाए हुए पैसे का खर्च करने से पहले, एक बार खर्च करने से पहले 3 बार सोचें, जी। तो भी देवगुरु बृहस्पति ठीक होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में कमजोर हैं और अकारक नहीं हैं, यदि अकारक नहीं है, अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय से एवं पंचमेश होते हैं, अकारक है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इनके बल बढ़ाने के लिए देवगुरु बृहस्पति के वस्तुओं का सेवन हम करें। देवगुरु बृहस्पति के वस्तुओं का सेवन करें, यानी कि चने की दाल अधिक भोजन में बना के दाल खाएं। दान नहीं करना चाहिए आचार्य जी? नहीं, दान किसी भी वस्तु का दान आप कभी भी कर सकते हैं, वैसे मदद के ख्याल से। अच्छा। लेकिन एक ग्रह को बलवान बनाने के लिए दान करना अलग बात है। दान करने का मतलब ये हुआ कि अपनी समस्याओं को हम अपने से दूर करना चाहते हैं, जी। उसे दान कहा। वह उस प्रकार का दान नहीं कर सकते। नीच के ग्रहों का दान उस प्रकार से किया जाता है। जी। और वैसे दान तो सबसे उत्तम चीज है, कोई किसी भी परिस्थिति में कोई भी वस्तु का दान किया जा सकता है। जी। वैसे किसी के मदद करने के ख्याल से या पुण्य कमाने के ख्याल से। जी। दान का नियम यह है कि जो सबसे प्रिय वस्तु आपका है उसको आप किसी को दे रहे हैं, वास्तविक दान तो वही है। जी बिल्कुल। तभी तो कहा गया है सभी पुस्तकों में। आज नहीं, हमने कल की क्लास में भी बोला था, याद पड़ गया था तो हमने बोल दिया। और हमने कल एक कुंडली देखी थी तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली के लिए कोई उपाय शेष नहीं बचता, न पूजा, न पाठ, न जप, न तप, न व्रत त्योहार, कुछ नहीं। एक ही उपाय है कि आपके गांव में, आपके समाज में, आपके सोसाइटी में अगर किसी बच्ची की शादी हो रही हो तो उस लड़की वाले के घर पे आप जाएं और उनको अपनी इच्छा जताएं कि हम कन्यादान करना चाहते हैं। जी। अगर वह शर्त स्वीकार कर लेते हैं तो आप कन्यादान करें।
अगर वह आपकी बातों को ठुकरा देते हैं तो ये समझिए कि भगवान अभी आपको भला नहीं करने वाला, आपका ठीक नहीं करना चाहते, आपको समस्या में ही रखना चाहते हैं। किसी बच्ची की शादी हो तो उस अभिभावक के पास में जाए, उनसे बोले। जब ईश्वर सोच लेंगे कि नहीं फलाने इसका भला होना चाहिए, तो कोई ना कोई अभिभावक स्वीकार जरूर कर लेगा। क्योंकि अगर कन्या जो है, बच्ची जो है, वह जिगर का टुकड़ा है, तभी तो कन्यादान का महत्व सबसे अधिक बताया गया है ना। बिल्कुल कन्यादान का महत्व सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। तो दान किसी भी वस्तु का किया जा सकता है, लेकिन एक होता है कि हाँ, ग्रहों के उपाय हेतु तो नहीं किए जा सकते। वैसे सीधे किसी को उठाकर देते ठीक से चलेगा। चलिए हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं। और यदि गुरु अगर महिलाओं का खराब है तो पति सेवा है। अगर या एक सामाजिक रिश्ता होता है, उस रिश्तों के अनुसार से रहना। जैसे पुरुषों का शुक्र खराब है तो महिलाओं की आदर सत्कार। जो समाज में जो 2-3-4 रिश्ते महिलाओं के प्रति बनाए गए हैं, पत्नी तो एक ही होता है, बहन, माँ, माँ बहन बेटी, यही 3 रिश्ते हैं ना। जी गुरुजी। इन तीनों रिश्तों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़े, शुक्र धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो पुरुष के भी 3 रिश्ते हैं, बेटा, भाई, पिता। इन रिश्तों के अनुसार आगे बढ़े। चलिए ठीक है। आचार्य जी ये सूत्र पूरा नहीं हुआ कि लग्नेश जिस राशि में। चलिए पुनः चर्चा कर लेते हैं। लग्नेश जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी यदि कमजोर होता है तो लग्न के बल को कमजोर करता है। तो लग्न का जब बल कमजोर हो जाता है तो छोटी मोटी समस्याएं आए दिन आती ही रहती है। इसलिए लग्नेश जिस राशि में बैठा हुआ हो, उसके स्वामी को बलवान सदैव रखना चाहिए। यदि कमजोर है तो बलवान करने का प्रयास अवश्य करना अवश्य चाहिए। करना। अब हम लोग चलते हैं, क्या किसी व्यक्ति के लग्नेश यदि अस्त हो जाए, किसी व्यक्ति के लग्नेश यदि अस्त अस्त हो जाए, अस्त हो अस्त हो जाए तो भी अपने सेहत का ख्याल सदैव रखना चाहिए, क्योंकि यह शारीरिक पावर को कमजोर कर देता है। क्या कर देता है? शारीरिक पावर कमजोर कर देता है। चलिए, अगर लग्नेश स्वराशि का हो, अब यही चंद्रमा 15 अंशों का है, लग्न 19 अंशों का है, लग्न के अंशात्मक मान के करीब है, लग्नेश लग्न में ही है, लग्नेश लग्न में ही है, यह अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति है? अच्छी स्थिति है। अच्छी लग्नेश की अच्छी स्थिति कई मायनों पे देखे जाते हैं। एक लग्नेश उच्च का हो, लग्नेश लग्न में ही हो, लग्नेश लग्न में ही हो या लग्नेश उच्च का हो, ऐसा कोई व्यक्ति आज की कक्षा में शामिल है? यदि न भी है तो आप लोगों के मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है कि लग्न में ही हो या लग्न में है, लग्न उच्च के हैं लग्नेश सूर्यदेव। ठीक। तो जिसके लग्नेश उच्च के हैं या लग्नेश लग्न में है, वैसे व्यक्ति को बहुत कम, न के बराबर मित्रता किसी से करनी चाहिए। वैसे हमें नहीं कहते कि मित्रता करे ही नहीं, करे तो
मित्रता के जितने मूल्य हैं उसको खंगाल करके करे कि हाँ भाई हम जिस स्वभाव के हैं, हमारे गुण धर्मों के लायक है या नहीं। हमें से हर व्यक्ति से मित्रता का रस्म ना निभाएं, क्योंकि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप जिससे मित्रता करेंगे वह व्यक्ति काफी ऊर्जावान हो जाएगा। जिसके लगने से ऊंचके होते हैं, आप जिससे मित्रता करेंगे वह आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके ऊर्जाओं को वह अवशोषित कर लेगा। आपके ऊर्जा को वह अवशोषित अवशोषित कर ले। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आप मित्रता तो कर लिए तो आप पीछे के पीछे रह जाते हैं, और आप जिससे मित्रता करते हैं वह आपके सुझाव, आपके सलाह से वह कई गुना आगे बढ़ जाता है। कारण क्या है? आप जो सुझाव सामने वाले को देते हैं, सुझाव देना कौन सा गुण है? ईश्वरीय गुण है या मानवीय गुण है? ईश्वरीय गुण। सच्ची सलाह देना, सही रास्ता दिखलाना, यह क्या है? ईश्वरीय गुण। ईश्वरीय गुण है जो ईश्वर ने आपको दिया है। तो आप अपने ईश्वरीय गुणों को अपने मित्र को दे रहे हैं, उससे वह लाभान्वित होता चला जाता है और उसका उपयोग आप नहीं कर पाते, जिससे आप पीछे रह जाते हैं। इसलिए जिसके लगने जिके हो। अब हम कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं।